हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अमीबा में पोषण की, है ना, कि अमीबा किस तरीके से पोषण प्राप्त कर लेता है। अच्छा ठीक है, इतना तो जानेंगे। उससे पहले कई बार बच्चों के मन में आता है कि ये अमीबा क्या होता है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अमीबा क्या होता है। उसके बाद हम समझेंगे कि भाई अमीबा में पोषण कैसे होता है। तो अमीबा जो होता है एक कोशिकीय प्राणी होता है। अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव होता है। ठीक है, जलीय लिख देते हैं क्योंकि ज्यादातर जल में पाया जाता है। जलीय जीव होता है। अच्छा, अब इस लाइन से आपको काफी ज्यादा आइडिया लग गया होगा ना कि क्या होता है। एक कोशिकीय मतलब इसको ना आप आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देख सकते। इसको देखना होगा, अगर आपको जरूरत लगेगी, अगर देखना चाहते हैं आप, तो आपको सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एक कोशिका का मतलब समझ में आ गया ना, क्योंकि इसका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और जलीय जीव होता है। मतलब कि सीधा सीधी सी बात भाई, जल में पाया जाता है, एक कोशिका होता है। मतलब जो हम लोग के तालाब वगैरह होते हैं ना, तालाबों में जैसे अमीबा पाया जाता है, नाली जो होती है जिसमें पानी बहता है उसमें अमीबा पाया जाता है। मतलब अगर आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे ना तब दिखाई देगा, बाकी फिर दिखाई नहीं देता। ये चीज समझ में आ गई ना। तो पहली चीज, अमीबा एक कोशिकीय जलीय जीव होता है। ठीक है, जो सर्वाहारी होता है। जो सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी का मतलब भाई क्या होता है, एक एक लाइन समझा देते हैं हम आपको, एक एक सब। सर्वाहारी सब लोग जानते हैं। सर्वाहारी ऐसे जीवों को कहा जाता है जो पौधों एवं जंतु दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। जैसे मनुष्य देखो, हम लोग साग सब्जी भी खा लेते हैं और दूसरी तरफ जंतुओं को भी खाते हैं। बकरी खाया, मछली खाया, है ना, ये सब चीज खा लेते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या हो गए, सर्वाहारी। तो अमीबा भी कैसा जीव होता है, सर्वाहारी जीव होता है। सर्वाहारी होता है। सर्वाहारी, हम यहाँ पे जीव ऐड कर देते हैं, सर्वाहारी जीव होता है। ठीक है, यहां तक भी समझ में। उसके बाद अमीबा में जंतु संभोजी विधि से जंतु संभोजी विधि से पोषण प्राप्त करता है। ध्यान दीजिएगा, पोषण प्राप्त करता है। ठीक है, अमीबा जंतु संभोजी विधि से पोषण प्राप्त करता है। अब मन में आपके आ रहा होगा कि भैया ये नया शब्द आ गया, ये क्या चीज है, जंतु संभोजी। तो अब पहले इसको समझ लेते हैं। आप चाहे तो जंतु संभोजी हेडिंग डाल करके लिख लीजिए, है ना, बेहतर होता है। ये एक अच्छी बात है अगर आप ऐसे करके पढ़ाई करते, क्योंकि ऐसे में आपको हर एक चीज का मतलब पता रहेगा। ठीक है, तो जंतु संभोजी का मतलब होता है ऐसे जीव जो अपने भोजन को ठोस या तरल रूप में ग्रहण करते हैं, उन्हीं को जंतु संभोजी कहते हैं। समझ में आ गया ना। मतलब कि ऐसे जीव होते हैं ना जो भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अब हम लोग भी खुद भी स्वयं जंतु संभोजी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम लोगों ने सेब खाया। सेब क्या है, ठोस। हम लोगों ने दूध पिया, दूध क्या है, ठोस है। तो ये जंतु संभोजी कहलाता है। अगर कोई भी जीव भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करता है तो ऐसे ही जीवों को या फिर पोषण की इसी विधि को जंतु संभोजी विधि कहते हैं। ठीक है, अच्छा ये भी समझ में आ गया। इसका मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका मतलब, अरे भैया ये जो अमीबा है वो अमीबा क्या करता है कि भोजन को ठोस रूप में या तरल रूप में ग्रहण करता है। ठीक, चलो ठीक है, अब इतना आपके समझ में आ गया। उसके बाद क्या होता है, अमीबा
में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। अंतःकोशिकीय का मतलब देखो क्या होता है, जैसे हम लोगों में ना, मनुष्यों में क्या होता है, हम लोगों में आहार नाल है। आपने सुना होगा ना कि हम लोगों में आहार नाल 8 से 10 मीटर लंबी होती है, और इसमें आंत होती है, मुख होता है, ग्रास नली होती है, अमाशय होती है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, लेकिन अमीबा में ये सब चीजें नहीं होती। अमीबा में ये सब चीजें नहीं होती। उसमें क्या होता है कि ये आपका एक अमीबा का, हम देखो चित्र सा बना दे रहे हैं, ये अमीबा है, एक कोशिका है। अब इसमें आंत वांत ये सब इतना सब थोड़ी होता है। इसमें अंतःकोशिकीय पाचन का मतलब है कि इसमें भोज्य पदार्थ का पाचन कोशिका के अंदर होता है। हम लोगों में ध्यान रखिएगा, मनुष्यों में भोजन का पाचन आहार नाल के अंदर होता है। समझ में आ रहा है ना दोनों में अंतर, कि क्या अंतर है अमीबा में और मनुष्य में। तो मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नाल के अंदर हो रहा है, और यहाँ पर देख सकते हैं ये अमीबा का चित्र है। अमीबा का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है, इसलिए आप कोई भी आकार बना सकते हैं। और ये इसका आपका केंद्रक हो गया, इसमें आपका ये डीएनए हो गया, ठीक है। अब इसमें कोशिका के अंदर पाचन होता है। मान लीजिए ये कोई पदार्थ है तो इसके अंदर हो रहा है, इसीलिए अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है। समझ में आ गया ना ये चीज भी, ठीक है। अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, क्योंकि इसमें कोई विशिष्ट संरचना नहीं पाई जाती पाचन करने के लिए। जैसे मनुष्यों में पाई जाती है, इसमें नहीं पाई जाती, इसलिए इसमें अमीबा में अंतःकोशिकीय पाचन पाया जाता है, ठीक। अब अच्छा, क्रिया विधि क्या होती है, या फिर क्या सिस्टम होती है, क्या विधि होती है, कैसे पोषण प्राप्त करता है, वो चीज देख लेते हैं। तो अमीबा अपने कूटपाद की सहायता से, कूटपाद, इसको ध्यान दीजिएगा, इसको पाद हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, पादाप भी कहते हैं, ठीक है। तो अमीबा अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, भोजन को ग्रहण करता है। एक एक लाइन समझा रहे हैं, समझ में आ रहा होगा ना। अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करते। देखो अगर हम पूछे ना, भैया बताओ तुम कैसे भोजन को ग्रहण करते हो, तो क्या बताओगे, हम अपने हाथ की सहायता से भोजन को ग्रहण करते हैं। लेकिन अमीबा में तो कोई हाथ पाया नहीं जाता। यहाँ पर आप अमीबा का चित्र देख रहे हैं, यहाँ पर किसी भी तरीके की संरचना नहीं है जिसमें हाथ बना हो, है ना। इसमें ऐसा थोड़ी होता है कि भाई मान लो कोई कीट आ गया तो उसको हाथ से पकड़ के अंदर ले लिया, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि ये आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, थोड़ा सा कल्पना अगर कर सको तो कर लो, अच्छी बात है। मान लीजिए कि एक गुब्बारा है, गुब्बारे में क्या भर दिया हमने, पानी, ठीक। पानी भर देंगे तो अगर हम मान लो उसको दीवार, ये मान लीजिए फर्श है, ठीक है, हम उसको ऐसे धक्का देंगे तो वो ऐसे लुढ़कता हुआ जाएगा। उसी तरीके से सेम उसी तरीके से अमीबा क्या करता है, मान लीजिए कि उदाहरण के लिए यहां पर भोजन आ गया, सर्वाहारी है, इसका मतलब कोई छोटा जीव जंतु भी हो सकता है, और कोई काई भी हो सकती है, शैवाल हो सकता है, कवक भी, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि ये भोजन का कण यहां पर है, और ये पूरा भरा भैया पानी, ठीक है, क्या भरा है, पानी भरा। अब ये अमीबा ने इसको जब भोजन दिखाई दिया तो ये क्या करता है कि इसकी तरफ गति करने लगता है, उसी गुब्बारे की तरफ। देखो कैसे गति करता है। अब ये थोड़ा सा इसका पादाब ऐसे होगा, ठीक है, ये फिर नीचे वाला भी बिगड़ के ऐसे हो जाएगा। देखो अंदर आ रहा है ना। अब ये इसकी तरफ बढ़ने लगा, और ये जो संरचना बन रही है ना, जिसकी सहायता से
अमीबा गति करता है, जिसकी सहायता से अमीबा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी को कूटपाद बोलते हैं। इसमें देखो पाद दिख रहा है ना, पाद का मतलब क्या होता है? पैर। कूट का मतलब होता है फाल्स, मतलब झूठे पैर। एक तरीके से झूठे पैर इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमीबा में ना ये पैर बनते बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए अमीबा में जो पैर पाए जाते हैं, चलने के लिए जो अंग पाए जाते हैं, उनको कूटपाद कहते हैं। समझ में आ गया ना? ठीक है, अब हमने आपको बता दिया कि कूटपाद किसे कहते हैं। अब उसके बाद इसमें देखो गति पाई गई, कूटपाद आगे की तरफ बढ़ने लगे, यहां से धीरे धीरे इसमें भी परिवर्तन आएगा। ये देखो थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ रहा है, ये ऐसे हो गया, इसका केंद्र यहां पर हो गया। अब ये वाला ना थोड़ा सा और गति करेगा, कूटपाद, ये देखो ऐसे जुड़ जाएगा। मतलब ना जैसे बच्चे को माता ना बच्चे को ऐसे पकड़ लेती है, वैसे हो रहा है। यहां पर देखो अमीबा ने क्या किया कि उसको चारों तरफ से पकड़ लिया, ऐसे करके घेर लिया। तो अब इसके भागने की तो जगह होगी नहीं, सीधी सी बात, भाग कर कहां जाएगा जब चारों तरफ से घेर लिया। तो अब क्या करता है अमीबा, जो भोजन ग्रहण करता है, ठीक है, उसके चारों तरफ एक धानी बन जाती है, इसको बोलते हैं खाद्य धानी। ठीक है, कई जगह पर खाद्य रिक्तिका भी लिखा होता है, फूड वैक्यूल भी लिखा रहता है, तो सब एक ही, परेशान होने की बात नहीं। ठीक है, तो यहां तक अब आपको समझ में आ गया ना कि अमीबा अपने कूटपाद की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है। अब यहाँ पर हमने देखो भोजन का किसको अंतर ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करना ही भोजन का अंतर ग्रहण कहलाता है। ठीक, अब यहां तक समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या होता है, भोजन को ग्रहण करता है, उसके पश्चात उसके एक कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा कि कैसे भोजन ग्रहण करता है। उसके पश्चात ग्रहण किए गए खाद्य के चारों तरफ, खाद्य के चारों तरफ एक, खाद्य के चारों तरफ एक रिक्तिका बोल सकते हो, या इसको आप सीधा सीधा खाद्य रिक्तिका बोल सकते हो। एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है, रिक्तिका बन जाती है। अच्छा, यहां तक तो हमने बता दिया कि भैया भोजन ग्रहण करेगा तो उसके चारों तरफ एक थैली जैसी संरचना बन जाएगी, जैसे पैक नहीं होता, हम लोग समोसा चाट पैक करवाते हैं, वैसे होता है। जैसे अंदर जाए तो इसको ये भी पैक हो जाती है, एक झिल्ली के अंदर पैक हो जाएगी, उसी को हम लोग खाद्य धानी बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं और आगे लिख के समझा देते हैं। तो चारों तरफ एक खाद्य रिक्तिका बन जाती है। इसमें जानते हो क्या होते हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम, जिसमें, अब ये खाद्य रिक्तिका ऐसी वैसी रिक्तिका नहीं होती, फालतू में नहीं बनती, इसमें ना कुछ एंजाइम होते हैं जो इसको पचाते हैं, है ना। तो वही चीज हम यहां पर लिख दे रहे हैं, जिसमें उपस्थित एंजाइम भोज्य पदार्थ को जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जटिल अणुओं से सरल अणुओं में तोड़ देते हैं। अब ये एंजाइम क्या करते हैं, मान लीजिए कि भाई देखो, क्योंकि इससे आपको रस निकालना है,
हमने आपको दे दिया सेब, कहा कि अब इसका रस निकालो, कैसे निकालोगे? उसको क्या करोगे? पीसोगे, तभी तो उससे रस निकलेगा। उसी तरीके से अमीबा क्या करता है, ये जो भोज्य पदार्थ वो ग्रहण किया ना, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, अब तोड़ देता है तो इसकी वजह से इनका जो कण बनते हैं, सरल अणुओं में तोड़ दिया तो आसानी से अवशोषित किया जा सकते हैं। तो फिर कोशिका क्या करती है, उनको अवशोषित कर लेते हैं। देखो, एंजाइम भोज्य पदार्थ को छोटे सरल अणुओं में तोड़ देते हैं, जिससे आसानी से भोज्य पदार्थ, अब हम इसको मिटा रहे हैं, अभी फिर से कोशिश करेंगे कि बना दें और फिर से बता दें इसकी, ठीक है, जिससे आसानी से भोज्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है। आसानी से क्या होगा भाई? अवशोषित हो जाता है, अवशोषित हो जाता है। ठीक है, आसानी से भोज्य पदार्थ अवशोषित हो जाता है तथा उसके पश्चात अवशोषित भोज्य पदार्थ, हम आपको भी एक एक तरफ से फिर से समझा देंगे, 3-4 तरीकों से आपको आसानी से समझ में आएगा। तथा उसके पश्चात अवशोषित भोज्य पदार्थ जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है, जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है, मतलब मिल जाता है। ठीक है, विलीन हो जाता है, विलीन हो जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं, जिसे स्वांगीकरण। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछ लेते हैं कि स्वांगीकरण किसे कहा जाता है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। ठीक है, तथा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ, तथा बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ कोशिका की सतह से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, शरीर से बाहर निकाल दिया शरीर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया होती है। हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। देखो, इसमें इस पूरी प्रक्रिया में ना 5 चरण होते हैं। सबसे पहले भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब कि भोजन को ग्रहण करना, अंतर्ग्रहण, ये तो समझ में आ ही गया। दूसरा होता है पाचन, ठीक है। तीसरा होता है आपका अवशोषण, चौथा होता है आपका स्वांगीकरण, ठीक है, और पांचवा होता है आपका बहिक्षेपण, ये चीज, ठीक है। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले अमीबा क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। हमने बताया ना, कूटपाट की सहायता से भोजन को ग्रहण करता है, इसको बोलते हैं भोजन का अंतर्ग्रहण। उसके बाद जब भोजन को ग्रहण कर लेता है तो उसके चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है जो उसका पाचन करते हैं, मतलब छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं। हमने यहाँ पर लिखा है कि पाचन किसे कहते हैं, उसको पाचन बोलते हैं। अब पाचन होने के बाद में उसका अवशोषण होता है भोज्य पदार्थ। अवशोषण होने के बाद में जीव द्रव्य में विलीन हो जाता है, उसी को स्वांगीकरण बोलते हैं। और फिर जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है अमीबा। तो इस तरीके से ये टोटल इस तरीके से मतलब
अमीबा पोषण प्राप्त करता है। समझ में आ गया ना? जैसे देखो हम लोगों में भी तो ऐसे ही होता है, यही 5 चरण हम लोगों में भी होते हैं। हम लोग भी क्या करते हैं, भोजन का पहले खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, फिर पाचन होता है उसका, फिर अवशोषण होता है, फिर स्वांगीकरण होता है, और जो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ बचता है उसको हम लोग शरीर से बाहर निकाल देते हैं, है कि नहीं? तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाएगी आपकी भैया? यही कहलाएगी अमीबा में पोषण। अब हमने आपको बता दिया कि अमीबा कैसे पोषण प्राप्त करता है। एक बार मैं फिर से कहानी की तरह आपको समझाना चाहूंगा और आप सुने ध्यान से। सबसे पहले अमीबा किसी जीव के समीप जाती है और उसे कूटपाट की सहायता से पकड़ लेती है। उसके बाद उस भोज्य पदार्थ के चारों तरफ एक झिल्ली बन जाती है जिसे खाद्य धानी बोलते हैं। खाद्य धानी में उपस्थित एंजाइम उसका पाचन कर देते हैं और पाचन के बाद उसका अवशोषण हो जाता है। अवशोषण के बाद जो रस प्राप्त होता है वो कोशिका द्रव में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। इसी को स्वांगीकरण कहते हैं। और जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है, जो यूजलेस होता है, उसको शरीर से अमीबा बाहर निकाल देते हैं, तो इसी को बोल देते हैं बहिक्षेपण। तो ये पूरी प्रक्रिया इस तरीके से अमीबा पोषण प्राप्त करता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आएंगे और एक इसके आगे का नया टॉपिक लेंगे और उसको पढ़ेंगे। आप सभी लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।